So hello everyone. So this is CA Sanitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बहुत ही बढ़िया हो और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई जीवन का एक ही मकसद है, ऑडिट को आसान बनाना है। ऑडिट आसान है और इसी मुहिम में आगे चलते हुए मैराथन सीरीज की कंटिन्यूएशन के अंदर अपन आज रिवीजन करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज का। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको क्या करना है सर, इस वीडियो को खाली शुरू से लेके एंड तक देखना है और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में आपको मजा आ जाएगा। इट विल बी लाइक कि सर बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना पूरा एसआरएस बहुत ही अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले, वीडियो शुरुआत करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे दिखाई देगा कि यस यू आर सपोर्टिंग अस, मुझे दिखाई देगा कि यस आप अपना अटेंडेंस कंफर्म कर रहे हो कि सर मैं आपके साथ हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो भाई लोग। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यार कुछ लोग अभी भी थोड़ा कैजुअल होकर बैठे हैं, कुछ लोग सो कर वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई कैन सी यू। तो भाई थोड़ा सीरियस होकर क्या करोगे आप, आधा घंटा मुझे दोगे और आधे घंटे में पूरा एसआरएस अपन बढ़िया से क्या कर लेंगे सर, रिवाइज कर लेंगे। ये रिवीजन अपन कहाँ से करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम आर समरी नोट्स। और ये समरी नोट्स का जो लिंक है वो आपको मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके सर, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले सर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज होता क्या है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज होता क्या है, तो देखना बेटा, एक सीए इन प्रैक्टिस दो प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। एक प्रोवाइड कर सकता है एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरा प्रोवाइड कर सकता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। अब एश्योरेंस सर्विसेज में वो तीन प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। एक प्रोवाइड कर सकता है ऑडिट वाले सर्विसेज जिसमें बेटा एसेज लगते हैं। एक प्रोवाइड कर सकता है बेटा रिव्यू वाले सर्विसेज जिसमें कि एसआरईज लगते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स लगते हैं। और एक प्रोवाइड कर सकता है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ऑडिट वाले सर्विसेज हैं, रिव्यू वाले सर्विसेज हैं, दोनों ही एचएफएस वाले सर्विसेज हैं। एचएफएस वाले मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। एक तीसरा एश्योरेंस सर्विसेज बेस्ड होता है, दैट इज अदर देन एचएफएस, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एश्योरेंस ओवर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और मे बी गिविंग एश्योरेंस ओवर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर अपने एसईज लगते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेकिन बेटा एक प्रैक्टिशनर ना नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है जिसमें वो किसी प्रकार का एश्योरेंस नहीं देगा। क्या नहीं देगा सर, किसी प्रकार का एश्योरेंस नहीं देगा, एंड विदाउट गिविंग एनी एश्योरेंस रिपोर्ट इशू करेगा। अब यहां लगेगा एसआरएस, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एंड वी हैव एसआरएस 4400 सीरीज फॉर दैट। इसके अंदर दो एसआरएस है, एक है एसआरएस 4410 एंड एक है एसआरएस 4400। तो एसआरएस 4400 बात करता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की। किसकी बात करता है बेटा, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की। एंड एसआरएस 4410 बात करता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट की। ठीक है, तो एसआरएस 4400 बात करता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की और 4410 बात करता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट की। और ये दोनों क्या है बेटा, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज हैं। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज हैं। अब एग्रीड अपन प्रोसीजर्स क्या होएगा, एग्रीड अपन प्रोसीजर्स मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर को बता देगा, मैनेजमेंट ऑडिटर को बता देगा कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की होंगी उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए, उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए वहां पे ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप कंपनी का ऑडिट तो कर ही रहे हो, क्लाइंट ने आपको बोला कि ऑडिटर साहब एक काम करिए, आप इन्वेंट्री के ऊपर थोड़ा सा डेटा चेकिंग करके ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आप रिपोर्ट इशू कर दीजिए। तो आपने और मैनेजमेंट ने कुछ प्रोसीजर्स आपस में एग्री कर लिए और आपने क्या किया, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हुए आपने एक रिपोर्ट इशू कर दिया जिसको बोलते हैं रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स, जिसको बोलते हैं बेटा रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो वो होता है एसआरएस 4400। यहाँ पे आप देखोगे शब्द ऑडिटर यूज होता है बिकॉज नॉर्मली ऑडिटर को ही एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जाता है। जबकि 4410 है कंपाइलेशन एंगेजमेंट की, एक सीए इन प्रैक्टिस कंपाइलेशन में भी मैनेजमेंट की मदद कर सकता है, कंपाइलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मैनेजमेंट की मदद कर सकता है। लेकिन साहब कभी भी अगर कंपनी का ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर है वो कभी भी कंपाइलेशन का काम नहीं कर पाएगा बिकॉज इंडिपेंडेंस अफेक्ट होएगा। अभी फिलहाल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने भी अपने रिसेंट जजमेंट में ये क्लैरिफाई कर दिया।
तो वहां पे आप देखोगे एसआरएस 4410 के अंदर कि ऑडिटर शब्द यूज नहीं होएगा, प्रैक्टिशनर शब्द यूज होएगा। दूसरी चीज, एसआरएस के अंदर कहीं भी आप एश्योरेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, कहीं भी ओपिनियन वर्ड यूज नहीं करेंगे, कहीं भी रीजनेबल एश्योरेंस, कहीं भी मॉडरेट एश्योरेंस, ये सारे शब्द यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस आर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, और दो ही एसआरएस है यहाँ पे, एक है एसआरएस 4400 दैट इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जहां पे ऑडिटर रिपोर्ट करने वाला है ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ऑडिटर बोले प्रैक्टिशनर बोले एक ही बात है। लेकिन एसआरएस 4410 इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जिसमें एज ए प्रैक्टिशनर आप मैनेजमेंट की मदद करने वाले हो कंपाइलेशन के अंदर। अब याद रखिएगा बेटा, यहां पे आपके लिए ऑडिटर शब्द यूज करना मना है, आप ऑडिटर शब्द यूज ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने कंपाइलेशन एंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड में ऑडिटर शब्द यूज कर लिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा, आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो आई बिलीव बैकग्राउंड क्लियर है, सो नाउ वी कैन प्रोसीड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज दिया हुआ है पूरा, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो, जो आपने समझा है वही सारी चीजें हैं। अब उसके बाद आता है एसआरएस 4400 दैट इज एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फैक्चुअल फाइंडिंग्स। अब देखिएगा सर, यहां शब्द ऑडिटर यूज होएगा और 4410 में वर्ड प्रैक्टिशनर यूज होएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस 4400? तो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मेन वर्ड्स दो हैं, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और एक फैक्चुअल फाइंडिंग्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेज्ड इज फॉर द ऑडिटर टू कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट नेचर। ऑडिट नेचर के प्रोसीजर्स होंगे, ऑडिट नेचर के प्रोसीजर्स होंगे, मगर ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट से रिलेटेड होगा, इसलिए नाम दिया हुआ स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें ऑडिटर की भी सहमति हो, जो एंटिटी है या फिर जो भी एप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी है उनकी भी सहमति हो। और ऑडिटर क्या करेगा बेटा, यहां रिपोर्ट करेगा ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के, वही OIPCC वाले प्रिंसिपल्स है बेटा जो अपन ने ऐसे 200 में देखा था। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बेटा, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इंडिपेंडेंस, जो कि नॉर्मली हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, इंडिपेंडेंस के बिना जिया जाए ना, ये मैं कहता हूं हमेशा कि इंडिपेंडेंस इज अ नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस के बिना जिया जाए ना, बट इंडिपेंडेंस के बिना जिया जाएगा इन दिस। Independence is not a requirement for agreed upon procedures. Independence is not a requirement for agreed upon procedures. लेकिन अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको ये बात अपने रिपोर्ट और फैक्चुअल फाइंडिंग्स में बतानी होगी कि मेरे इंडिपेंडेंस में यहाँ पे लिमिटेशंस है। उसके बाद सर ऑडिटर जो है क्या करेगा, जब भी एग्रीड अपन प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए राजी होगा, वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करेगा एंटिटी के साथ, एक एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करेगा और क्या क्या चीजें परफॉर्म करने वाला है वो सारा डिसाइड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल ऑडिट में होता है। तो कुल मिलाकर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होंगे और एंगेजमेंट के क्या क्या कंडीशंस होंगे और क्या क्या लिमिटेशंस उसके काम में लगाया जाएगा। तो उन चीज़ों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, यहाँ पे लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि एनीवे स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट जाना नहीं है, इंडिपेंडेंस वाला मामला आ नहीं रहा है। तो क्योंकि ये एग्रीड अपन प्रोसीजर्स है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस को रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, मगर आप क्लियरली एग्री करोगे कि नेचर ऑफ द एंगेजमेंट क्या है, आप क्लियरली एग्री करोगे कि पर्पस क्या है हमारे एंगेजमेंट का, आप क्लियरली एग्री करोगे कि व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स वी हैव टू परफॉर्म, ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स वी हैव टू परफॉर्म, आप क्लियरली एग्री करोगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट विल बी इम्पोज्ड। ठीक है ना। तो ऑडिटर क्या करने वाला है बेटा, एग्री करने वाला है विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एंटिटी एंड ऑर्डिनरली अदर स्पेसिफाइड पार्टीज, जिनको भी रिपोर्ट मिलने वाला है फैक्चुअल फाइंडिंग्स का। दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट। और क्या क्या चीज़ अपन एग्री करेंगे, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म विल नॉट कंस्टिट्यूट ए ऑडिट एंड रिव्यू एंड अकॉर्डिंगली नो एश्योरेंस विल बी एक्सप्रेस्ड। तो क्लियर कट मैनर में ये बात होनी चाहिए, नेचर ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर एग्री अपॉन होना चाहिए कि भैया ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू नहीं है, यहाँ कोई एश्योरेंस नहीं एक्सप्रेस करने वाले हैं अपन। पर्पस क्या है एंगेजमेंट का, क्लियरली एग्री होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म किया जाएगा उसको भी अपने को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इन्वेंट्री डिसाइड कर लिया या फिर हमने डेटर डिसाइड कर लिया। अब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, इन्वेंट्री डिसाइड कर लिया, डेटर डिसाइड कर लिया, कहाँ से मिलता जुलता है सर ऐसे 805 में आपने बताया था, ऐसे 805 में आपने बताया था कि स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट, वहाँ भी आपने इन्वेंट्री डेटर के एग्जांपल दिया था, यहाँ भी आप इन्वेंट्री डेटर के एग्जांपल दे रहे हो। तो बेटा वहाँ आप ऑडिट कर रहे थे, वहाँ आप ऑडिट कर रहे थे उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर एश्योरेंस दे रहे थे, यहाँ आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, यहाँ आप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिपोर्ट इशू कर रहे हो एंड दैट इज द रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स।
याद है आपको ऐसा 800 में मैंने बताया भी था कि अगर स्टैंडर्ड्स परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो आप मैनेजमेंट से बात कर लेना टू कन्वर्ट द ऑडिट असाइनमेंट इनटू अनदर असाइनमेंट। तो फिर आपको मैंने बताया भी था कि वहाँ पे आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो कि भाई ऑडिट करना तो पॉसिबल नहीं है, एग्रीड अपन प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, वही चीज़ हो गई। आप क्लियरली एग्री कर लेना नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, लिमिटेशंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, and a statement that distribution on the report would be restricted to specified parties who have agreed to the procedures to be performed। फिर प्लानिंग यहां भी होएगा, ऑडिटर प्लान करेगा ताकि इफेक्टिवली एंगेजमेंट परफॉर्म हो सके। कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में, वही सारे कॉमन प्रोसीजर्स है जो नॉर्मली ऑडिट में होता है। जैसे ऑडिट में अपन इंस्पेक्शन करते हैं, यहाँ भी इंस्पेक्शन है। ऑडिट में अपन इंक्वायरी करते हैं, यहाँ भी इंक्वायरी है। ऑडिट में अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन है। ऑडिट में अपन कंपैरिजंस करते हैं, रिकम्प्यूटेशंस करते हैं, यहाँ भी है। कंफर्मेशंस लेते हैं, यहाँ भी है। तो प्रोसीजर्स लगभग सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट के अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स में आपको सिखाता हूँ ICAI-OR, कि ICAI-OR करके याद कर लेना कि I फॉर इंस्पेक्शन होगा, C फॉर कंप्यूटेशन होगा, देन उसके बाद A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स होगा, I फॉर इंक्वायरी होगा, O फॉर ऑब्जर्वेशन होगा, R फॉर रीपरफॉर्मेंस होगा। तो आप देखोगे लगभग वही सारा है, बट यहां रीपरफॉर्मेंस नहीं है, रिकम्प्यूटेशन है। रिपरफॉर्मेंस नहीं है, रिकम्प्यूटेशन है। रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट ऑन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होगा उसमें क्लियरली लिखा रहेगा पर्पस क्या है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का, कौन कौन सा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स अपन परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि यूजर्स को समझ में आ जाए कि कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं। और रिपोर्ट में ये भी क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ना अपन ऑडिट का परफॉर्म कर रहे हैं, ना अपन रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स में क्या क्या आएगा। तो बेटा देखो एकदम सिंपल है। ऐसा 700 की सीरीज में ताऊ होता है, मैंने आपको सिखाया है। ऐसा 700 की सीरीज में जब अपन रिपोर्ट इशू करते हैं तो वहाँ ताऊ होता है, ताऊ को ऑडिट करते हैं अपन, ताऊ को ऑडिट करते हैं, मैंने सिखाया ताऊ को ऑडिट करते हैं अपन। ताऊ को बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न डेंजर में है, ताऊ कोमा में चला जाता है। तो आपको मैंने याद करवाया है, T फॉर टाइटल, A फॉर एड्रेसी, O फॉर ओपिनियन, O फॉर ओपिनियन का बेसिस, फिर गोइंग कंसर्न, फिर की ऑडिट मैटर्स, अदर इंफॉर्मेशन, याद है। अब यहाँ ताऊ की जगह ताई आता है, यहाँ ताऊ की जगह ताई आता है। तो T से टाइटल हो जाएगा, A से एड्रेसी हो जाएगा, I से आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके ऊपर भी अपन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद बहुत तरीके के स्टेटमेंट्स जाएंगे, बहुत तरीके के स्टेटमेंट्स जाएंगे। अब स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं जो ज़रूरी है यूजर्स के लिए, जो ज़रूरी है यूजर्स के लिए। तो स्टेटमेंट में अपन क्या क्या लिख देंगे, अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। आप देखना कुल मिला के 6 स्टेटमेंट्स हैं, कुल मिला के आप देखना बेटा 6 स्टेटमेंट्स हैं, 6 स्टेटमेंट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट में बता दोगे दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वेयर दोज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो आप बता दोगे जो भी प्रोसीजर्स अपन ने परफॉर्म किया है सब बेटा, जो भी प्रोसीजर्स अपन ने परफॉर्म किया है वो सारा एग्री अपॉन किया है हमने यूजर से। फिर आप बता दोगे स्टेटमेंट में दैट द एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द SRS एप्लीकेबल टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। फिर स्टेटमेंट के अंदर आप बता दोगे दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑडिट एंड रिव्यू एंड नो एश्योरेंस इज गिवन। फिर आप बता दोगे दैट स्टेटमेंट दे दोगे दैट ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप बता दोगे। और फिर आप बता दोगे दैट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दोगे दैट द रिपोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफाइड पार्टीज। और आप बता दोगे, एक स्टेटमेंट दे दोगे दैट द रिपोर्ट रिलेट्स टू सम स्पेसिफिक एलिमेंट और स्पेसिफिक अकाउंट और सम स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सम स्पेसिफिक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट डज नॉट एक्सटेंड टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, एंड इट डज नॉट एक्सटेंड टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। तो ये अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स आ गए। फिर जो भी पर्पस है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का वो आपने बता दिया, जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं वो आपने बता दिया, जो भी ऑडिटर की फैक्चुअल फाइंडिंग्स है वो आपने बता दी। और फिर डेट प्लेस सिग्नेचर, फिर अपना डेट प्लेस सिग्नेचर। तो बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। ये क्या था, SRS 4400। उसके बाद आता है SRS 4410, दैट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड। अब बेटा याद रखना, यहाँ ऑडिटर वर्ड यूज नहीं करोगे, यहाँ आपने ऑडिटर वर्ड यूज किया तो मामला गलत हो जाएगा, यहाँ आप प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करोगे। दूसरी चीज, इमोशंस में आकर, भावनाओं में बहकर कभी भी मत लिख देना प्रैक्टिशनर एश्योरेंस दे रहा है, प्रैक्टिशनर ओपिनियन दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं तो हम मॉडिफाई कर देंगे जी। ये सारी बातें बिल्कुल मत लिखना, बिकॉज आप ऑडिट नहीं कर रहे हो। you are helping the management in the compilation, you are helping the management in the compilation, ठीक है जी।
तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? प्रैक्टिशनर। तो द प्रैक्टिशनर्स ऑब्जेक्टिव्स इन ए कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज, आपने अप्लाई करना है अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज ताकि आप मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकें इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। बेटा याद रखना, जो मैनेजमेंट होएगा ना वो कभी अकाउंट्स का एक्सपर्ट नहीं होएगा। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट सीए को बोलेगा, मैनेजमेंट सीए को बोलेगा कि भाई आप लोग एक्सपर्ट हो अकाउंट्स के, तो आप लोग हमें अपना एक्सपर्टाइज दे दो ताकि हम अच्छे से इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर सकें। ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करेगा? वो इन्फॉर्मेशन तो मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करेगा। वो इन्फॉर्मेशन तो मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करेगा। तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं वो इंश्योर करना मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट दे रही है वही गलत है यार, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते वहां पे, और अपने को रिपोर्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द एसआरएस। अब प्रैक्टिशनर ने यहाँ पे क्या करना है? सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करके चलना है, लेकिन क्योंकि नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो हो सकता है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ना हो। अब सर मेनली आप एक चीज बताना, कंपाइलेशन का काम किसका है? कंपाइलेशन का काम मैनेजमेंट का है। कंपाइलेशन का काम किसका है बेटा? कंपाइलेशन का काम मैनेजमेंट का है। इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा उसकी एक्यूरेसी, उसकी कंप्लीटनेस किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो भी जजमेंट्स यूज होंगे वो जजमेंट्स भी कौन एक्सरसाइज करेगा? मैनेजमेंट एक्सरसाइज करेगा। बेसिकली आप तो क्या करोगे एज ए प्रैक्टिशनर, आपकी जो अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज है आप उसको यूज करके असिस्ट करोगे मैनेजमेंट को इन द कंपाइलेशन। तो सबसे पहले यहां मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एफआरएफ के हिसाब से बनाना ताकि इंटेंडेड यूजर्स को एक्सेप्टेबल हो, ये किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। देन डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल्स as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements due to frauds or errors। ये काम भी किसका है बेटा? मैनेजमेंट का काम है। accuracy and completeness of the records, documents, explanations and other information provided by the management for the compilation engagement, ये भी मैनेजमेंट का काम है। और जो भी जजमेंट्स चाहिएंगे इन द कंपाइलेशन उनको एक्सरसाइज करना भी मैनेजमेंट का काम है। फिर प्रैक्टिशनर क्या करेगा? एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लेगा। बिना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के तो कहानी होने वाली है नहीं। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लेगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी? एकदम लॉजिकल सी चीज है। देखो ये जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ये बिल्कुल ऐसे 210 के जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे बिल्कुल वही वैसा ही है। वहां आप क्या क्या लिखते थे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में? एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, याद है? तो वहां वो सारा कुछ अपन लिखते थे। यहां भी सेम चीजें हैं। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अपन क्या क्या लिखेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रैक्टिशनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। ये सारी बातें लिख देंगे कि कल को कंफ्यूजन ना हो। फिर इंटेंडेड यूज क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किसको किसको होएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, वो सारा कुछ आ जाएगा। एंड याद है वहां पे आता था एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, यहां पे भी आएगा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लगभग सेम सेम है। अब कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त अपन प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करेंगे? तो बेटा याद करो, नॉर्मल ऑडिट परफॉर्म करते वक्त अपन क्या करते थे? सबसे पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते थे। यहां भी अपन क्या करने वाले हैं? एंटिटी के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, एंटिटी के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, एप्लीकेबल एफआरएफ की अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, ताकि हम लोग कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म कर लें। ठीक है जी। अब एक चीज बताना, जो भी रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तो जो रिकॉर्ड्स, जो डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सप्लेनेशन, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, जो जजमेंट्स मैनेजमेंट ने एक्सरसाइज की है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे प्रैक्टिशनर इंफॉर्मेशन कंपाइल कर लेगा। प्रैक्टिशनर क्या करेगा? मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा या टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करेगा वो सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जिसके लिए प्रैक्टिशनर ने मैनेजमेंट को असिस्टेंस दिया है। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट होने से पहले, याद रखना, कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट होने से पहले प्रैक्टिशनर एक बार पूरे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड करेगा कि वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर मैं भी एक नोट्स कंपाइल करता हूं, तो भाई जो फाइनल नोट्स का वर्जन है स्टूडेंट को इश्यू करने से पहले क्या करता हूं? पूरा रीड करता हूं कि कहीं उसमें कुछ गलती तो नहीं रह गया। तो ऐसे ही क्या होने वाला है कि प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर रीड करने वाला है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
in light of the practitioner's understanding of business and the applicable FRF. ठीक है, अब देखना बेटा यहाँ 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला, इन द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर को पता चला, प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की थी फॉर द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो बेटा क्या बताया था मैंने कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए जो रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की जाएंगी, जो अदर इंफॉर्मेशंस दी जाएंगी, वो कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। और जो जजमेंट्स एक्सरसाइज किए जाएंगे वो कौन एक्सरसाइज करेगा? मैनेजमेंट एक्सरसाइज करेगा। अब प्रैक्टिशनर को क्या पता चला कि भाई साहब वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो आप क्या करोगे? लॉजिकल से चीज सोचोगे, आप ये बात मैनेजमेंट को बताओगे, प्रैक्टिशनर ये बात मैनेजमेंट के अटेंशन में लेके आएगा और मैनेजमेंट को बोलेगा, मैनेजमेंट काहे ऐसा करते हो? कंपाइलेशन के लिए हमको जो इंफॉर्मेशन है पूरी प्रोवाइड क्यों नहीं करा देते? काहे ऐसा करते हो? गुजारिश है आपसे, आप प्लीज हमें क्या करें? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें या करेक्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। गुजारिश है आपसे कि आप हमें क्या करें? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या फिर करेक्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेकिन मैनेजमेंट ने बोला नहीं जी, हम तो प्रोवाइड नहीं करते जी। तो भाई लॉजिकल से चीज सोचो, यहां क्या होगा? अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा मैनेजमेंट आपके बोलने पर भी, तो आप तो अपना एंगेजमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका काम ही कंपाइलेशन में हेल्प करवाना था। तो भैया आप तो एंगेजमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा एंगेजमेंट जो मैं परफॉर्म ही नहीं करता, मैं लात मारता हूं ऐसे एंगेजमेंट को, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा टाटा बाय बाय सी यू, हम चले विड्रॉ करके टाटा बाय बाय सी यू, और आप रीजंस फॉर विड्रॉल इन्फॉर्म कर दोगे। So if the practitioner is unable to complete the engagement because management has failed to provide records, documents, explanation or other information, including significant judgments as requested, practitioner shall withdraw from the engagement and inform management and TCWG of the reasons for withdrawal। यानी सीधी बात, नो बकवास, टाटा बाय बाय सी यू, हम तो जा रहे हैं भाई, दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिशनर को पता चला कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है या कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, मिसलीडिंग है, तब क्या करेगा प्रैक्टिशनर? लॉजिकल सी चीज सोचो, आप प्रैक्टिशनर हो, आपको पता चला कंपाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, मिसलीडिंग है, आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से गुजारिश करोगे, प्लीज मैनेजमेंट सही कर दो। और मैनेजमेंट सही नहीं करता तो फिर से बोलोगे टाटा बाय बाय सी यू, हम चले भाई, टाटा बाय बाय सी यू, हम चले भाई, और रीजंस फॉर विड्रॉल बता दोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट में तो यही होगा, दैट इज टाटा बाय बाय सी यू, विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, दैट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अगर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है फॉर एनी रीजंस ऑफ द लॉ, तो आप क्या करोगे? अगर एंगेजमेंट से विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन कर लोगे, और फाइनली जैसे एज अ ऑडिटर अपन WR लेते थे मैनेजमेंट से, प्रैक्टिशनर भी मैनेजमेंट या TCWG से एक एक्नॉलेजमेंट ले लेगा कि जो फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। और उसके बाद आएगा सर हमारा प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। तो प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा बेटा? यहां पे फिर से ताऊ नहीं होगा, ताई होगा, यानी टाइटल होगा, एड्रेसी होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ वगैरह होगा। उसके अलावा बेटा यहां भी स्टेटमेंट्स जाएंगे, यहां भी क्या जाएंगे? स्टेटमेंट्स जाएंगे, ठीक है, यहां भी स्टेटमेंट्स वगैरह जाएंगे। तो यहां स्टेटमेंट किस चीज का जाएगा? यहां स्टेटमेंट इस बात का जाएगा कि प्रैक्टिशनर ने जो कंपाइलेशन का काम किया है वो ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट किया है। तो भाई एज ए प्रैक्टिशनर में एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि भाई साहब जो कंपाइलेशन का काम मैंने किया है, मैंने उस इंफॉर्मेशन के आधार पे किया है जो मैनेजमेंट ने मेरे को प्रोवाइड की है। उसके अलावा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एप्लीकेबल एफआरएफ का रेफरेंस आ जाएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन कौन से टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, P&L जिसका कंपाइलेशन हो रहा है, डेट क्या है, पीरियड क्या है। एक स्टेटमेंट आ जाएगा दैट कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द SRS 4410। एक स्टेटमेंट आ जाएगा, यहां एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, आप स्टेटमेंट ही लिख सकते हो कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है ना, एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इफ एट ऑल वी कम across, we become aware of the misstatements, then we'll inform and we'll withdraw. But we are not required to verify. Accordingly, as a practitioner, we do not express any opinion on review.
अब साहब ऐसे भी हो सकता है, अब देखना यहाँ पे डेट प्लेस सिग्नेचर, ये सारा नॉर्मल है, एक पॉइंट अलग है, क्या है? अब साहब ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिसका कंपाइलेशन हो रहा है, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। तो अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तो स्पेशल पर्पस वाले फ्रेमवर्क वाले स्टैंडर्ड में मैंने आपको कुछ सिखाया था, क्या सिखाया था? पिया पिया ओ पिया पिया, याद है? पिया पिया ओ पिया पिया। तो अब क्या करोगे, अपने रिपोर्ट में पिया बता दोगे। पी मतलब पर्पस क्या है, आई मतलब इंटेंडेड यूजर क्या है, और ए मतलब एक्सेप्टेबल एफआरएफ क्या है, तो वो सारी चीजें बता दोगे। So this is all that you have to remember in SRS 4410. अब खाली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड कर लेना डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है? और उसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे जो मैंने आईसीआई के स्टडी मैट से लिए हैं बेसिकली, जो मुझे आईसीआई स्टडी मैट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगे, तो वो भी अपन साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो देखना डॉक्यूमेंटेशन, इसी एसआरएस के अंदर 4410 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है कि प्रैक्टिशनर को ना 3 चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करना होता है, इसको अलग से नोट डाउन कर लेना समरी में। सबसे पहली चीज़, कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त उसको जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, वो उन चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करेगा, और फिर उसने उन मैटर्स को कैसे एड्रेस किया। तो मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, कंपाइलेशन करते वक्त मेरे को कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले होंगे, ठीक है ना, और मैंने उसको कैसे एड्रेस किया, मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। दूसरी चीज़, मैंने क्या किया होगा कंपाइलेशन के वक्त, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रिकंसाइल किया होगा विद द डिफरेंट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो मैंने वो रिकंसिलेशन कैसे की, मैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। और तीसरी चीज, याद है वो एक फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का WR लेते थे, कि जिसमें कि पार्टिकुलरली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनल वर्जन की, वो मैनेजमेंट की है, TCWG की है। तो वो जो फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कॉपी है, जिसके लिए अपन मैनेजमेंट और TCWG का एक्नॉलेजमेंट लेंगे, उसको भी अपन क्या करेंगे, फाइल में लगा देंगे, डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। उसके अलावा देखना कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे पॉइंट जिसके ऊपर स्टडी मैट में क्वेश्चन बनाए। एक स्टडी मैट में जैसे पूछा है उन्होंने घुमा फिरा के कि यार बताओ ये सिनारियो है, वो सिनारियो है, एसक्यूसी लगेगा कि नहीं लगेगा, एसक्यूसी की रिक्वायरमेंट्स लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बेटा एसक्यूसी पढ़ाते वक्त तुमको क्या बताया था कि जो एसक्यूसी होता है ना, वो सब पे लगता है, वो ऑडिट पे भी लगता है, वो रिव्यू पे भी लगता है, वो अदर देन रिव्यू एंगेजमेंट्स पे भी लगता है, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स पे भी लगता है, और वो रिलेटेड सर्विसेज पे भी लगता है। तो एसक्यूसी डेफिनेटली लगेगा, चाहे वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट की बात हो, चाहे वो रिलेटेड सर्विसेज की बात हो, चाहे एसआरएस 4400 की बात हो, चाहे एसआरएस 4410 की बात हो। दूसरी चीज, एक रिलेटेड सर्विस के ऊपर क्वेश्चन दिया मॉड्यूल में, बोला कि मान लो आप रिलेटेड सर्विस के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिपोर्टिंग के वक्त, ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो। कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान करना रखना पड़ेगा आपको रिपोर्टिंग के वक्त, ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो। अब अपन ने रिपोर्टिंग में जो जो चीजें पढ़ी थी ना, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज का, अब रिपोर्टिंग के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, अब रिपोर्टिंग के सिर्फ वो वाले मैटर्स लिखने हैं जो जरूरी है बताने के लिए, ताकि यूजर मिसलीड ना हो। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में 4 चीजें जाएंगी, इस रिपोर्ट में 4 तरीके के स्टेटमेंट्स जाएंगे, इस रिपोर्ट में 4 तरीके के स्टेटमेंट्स जाएंगे टू एंश्योर कि यूजर कंफ्यूज ना हो। पहला स्टेटमेंट कि भैया ये जो प्रोसीजर्स अपन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नॉट ऑडिट, दिस इज नॉट रिव्यू एंड अकॉर्डिंगली नो एश्योरेंस इज गिवन। ठीक है, सीधी बात है कि अपन स्टेटमेंट में लिख देंगे ये जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, कोई एश्योरेंस दिया नहीं जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कि हैज ए ऑडिटर हैड आई परफॉर्म्ड ऑडिट और रिव्यू, अगर मैंने ऑडिट किया होता, रिव्यू किया होता, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होते, तो अदर मैटर्स का भी मुझे पता चलता, मैंने अदर चीजों के बारे में भी रिपोर्ट की होती, तो वो भी आप बता दोगे, लॉजिकल सी चीज है। तीसरी चीज, आप एक स्टेटमेंट दे दोगे दैट द रिपोर्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल, द रिपोर्ट इज मेंट ओनली फॉर दोज पार्टीज हु हैव एग्रीड अपॉन द प्रोसीजर्स। और फाइनली आप एक स्टेटमेंट दे दोगे कि ये जो रिपोर्ट है हमारा एसआरएस का, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का, ये किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए है, स्पेसिफिक अकाउंट के लिए है, कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए है, एंड ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा मॉड्यूल का कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, देखना यहाँ पे क्या बोला है कि क्लाइंट ने ना, क्लाइंट का क्या हुआ, क्लाइंट के वहां पे, क्लाइंट के प्रेमाइसेस पे क्या हुआ, 100 लाख का इन्वेंट्री चोरी हो गया, क्लाइंट के प्रेमाइसेस पे 100 लाख का इन्वेंट्री चोरी हो गया, देयर वाज अ थेफ्ट लॉस ऑफ 100 lakhs, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, बोला इंश्योरेंस क्लेम करवा दो, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, और कंपनी ने आगे कुछ भी अपील नहीं किया, कंपनी ने आगे कुछ भी अपील नहीं किया, मतलब इंश्योरेंस का पैसा तो गया, इंश्योरेंस का पैसा तो गया, और 100 लाख का इन्वेंट्री का लॉस हो चुका है। और कंपनी क्या कर रही है, उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रही है अंडर द हेड करंट एसेट्स, कंपनी क्या कर रही है, उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रही है अंडर द हेड करंट एसेट्स। तो बताओ भाई, कंपाइलेशन के वक्त आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये क्या है सर, ये क्या है,
This is a misstatement that needs to be corrected. This is a misstatement that needs to be corrected, rather a material misstatement. तो क्या डिस्कस किया था अपन ने कंपाइलेशन एंगेजमेंट में कि अगर मैनेजमेंट को किसी भी चीज को अमेंड करने की जरूरत है, तो आपको कंपाइलेशन के वक्त किसी भी चीज के बारे में पता चला दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज बीन यू नो, आपको किसी भी गलत चीज का पता चला, किसी भी मिस स्टेटमेंट का पता चला, किसी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का पता चला, तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे सही करने के लिए। मैनेजमेंट सही करने के लिए नहीं मानता तो आप विड्रॉ कर लोगे और रीजंस बता दोगे, और विड्रॉ करना अगर पॉसिबल नहीं है तो आप प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन करोगे। यही तो अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ भी सेम चीज होगी, यहाँ भी क्या होगी सर, सेम चीज होगी। क्वेश्चंस और भी है स्टडी मैट में, बट मोर और लेस दोस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो मेरे को लगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप बताइए जी कंपाइलेशन एंगेजमेंट और बाकी जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप बता दोगे एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, वो सारे बता दोगे। एक पूछा आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वो जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आप क्या क्या करते हो वो सारा कुछ बता दोगे। तो ये कुछ 2 से 3 अच्छे सिचुएशंस मिले मेरे को मॉड्यूल में, दैट आई फेल्ट कि यस अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप भी एक बार ऐसे एसएम के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा रिवीजन के साथ साथ ही, ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो और अच्छे से निखर के आ जाए। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है भाई, वीडियो में लाइक्स दिखने चाहिए, वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आगे आपके लिए कौन से वीडियो में अपन काम कर सकते हैं। राइट, इफ यू वांट एनी असिस्टेंस फ्रॉम माय साइड, यू वांट एनी क्लैरिफिकेशंस, you want any assistance from me, you can directly WhatsApp me at 8638585920. If you want to purchase my fast track classes or regular classes, you can visit www.apnamental.com or contact me or contact my office at 6901955055. So all the very best, love you all, take care.